हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट को हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। मतलब कंक्रीट जो है किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनाई जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कंक्रीट को बनाने के लिए मेनली थ्री पार्ट्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज़ सीमेंट, जिसको बाइंडिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड वन इज़ एग्रीगेट एंड थर्ड वन इज़ जो आपका सैंड वो वाटर है। तो एग्रीगेट की बात करते हैं तो एग्रीगेट आपके टू टाइप्स के होते हैं, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। और जो सीमेंट होता है ये बाइंडिंग मटेरियल का कार्य करता है। एग्रीगेट उसमें इनर फिलर का कार्य करते हैं, मतलब मिलावे का कार्य करते हैं। और वाटर जो है उसमें लुब्रिकेशन का कार्य करता है, जिससे ये सारे पदार्थ आपस में अच्छी तरीके से मिल सके। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंक्रीट जो है मेनली सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि सीमेंट कंक्रीट की बात चल रही है। हम ये इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जब भी हम कंक्रीट की बात करेंगे तो उसको आप सीमेंट कंक्रीट ही मानना, क्योंकि कंक्रीट का मतलब होता है एक मिलावा। अगर सीमेंट कंक्रीट का कह दिया जाए तो उसमें जो है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जब सीमेंट प्रयोग किया जाता है तो जो कंक्रीट बनती है तो उसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। अगर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम का प्रयोग किया जा रहा है, चूने का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे लाइम कंक्रीट कहेंगे। अगर मड का प्रयोग किया जा रहा है, मड जो मिट्टी, गीली मिट्टी के समान जो होता है उसका प्रयोग किया जा रहा है तो उसे मड कंक्रीट कहेंगे। तो बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर सीमेंट थ्री प्रकार की होती है। बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर जो कंक्रीट होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है सीमेंट कंक्रीट, एक होती है लाइम कंक्रीट, एक होती है मड कंक्रीट। तो यहाँ पर हम जनरली बात करने वाले हैं सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट के जो आपके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सीमेंट उसमें यूज होता है, एक होता है एग्रीगेट, एक होता है वाटर। इन 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 सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको अच्छी तरीके से मिला करके जो सीमेंट और एग्रीगेट को आपस में अच्छे तरीके से मिला करके उसका रेशियो जो होता है उसी रेशियो के अनुसार उसको मिला करके उसमें उसी कंडीशन के अनुसार उसमें वाटर मिलाया जाता है। तो जो एग्रीगेट होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में मेनली इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जब भी कभी फाइन और कोर्स को डिफाइन करना हो तो मान लीजिए कि यह यहाँ पर एक बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट सब कुछ दिया गया है। तो इसमें कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट इस पार्ट में बहुत सारे दिए गए हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कोर्स एग्रीगेट है या फाइन एग्रीगेट है? तो हम इसमें मान लेते हैं बहुत सारे पार्टिकल हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो एग्रीगेट दिया गया है ये एक एग्रीगेट दिया गया हुआ है। तो इस एग्रीगेट में हमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट निकालना है। तो हम इस एग्रीगेट को एक ISCU होती है 4.75 mm की ISCU होती है। तो उस ISCU में हम जैसे कि सीयू इस प्रकार की होगी, इसमें ऐसे खांचे कटे होंगे वर्गाकार। तो इस सीयू में हम इसको जो पास करेंगे, चालेंगे, तो इससे जब पार्टिकल होगा, जितना पार्टिकल इस सीयू में इस सीयू से पास हो जाएगा, जिसका 90% भाग इस सीयू से पास हो जा रहा है। जैसे इसमें हमने 100 ग्राम इसमें सॉइल डाली, तो इसमें 100 ग्राम एग्रीगेट, सॉइल कोई भी हो सकता है, तो उसको हमने इसमें डाला। तो जो अगर इसमें 90% भाग सॉइल का इससे पास हो जा रहा है तो जो वो सॉइल होगी, वो सॉइल या एग्रीगेट होगा, वो आपका फाइन एग्रीगेट होगा। अगर उसका 90% भाग इस चालनी के ऊपर शेष रह जा रहा है तो उस एग्रीगेट को हम कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोर्स एग्रीगेट कौन सा होता है, फाइन एग्रीगेट कौन सा होता है। फिर यहाँ पर बात आती है, हम बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट की बात करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं कैसे सीमेंट बनती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सीमेंट है एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कंक्रीट के विभिन्न इंग्रेडिएंट
जो कंक्रीट के विभिन्न इंग्रेडिएंट जो कंक्रीट के विभिन्न इंग्रेडिएंट को बांधने का कार्य करता है और उसकी सामर्थ्य प्रदान करता है। फिर कंक्रीट सीमेंट एवं पानी के बीच रासायनिक क्रिया होती है जिसे जलायोजन कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। कंक्रीट में सीमेंट का लगभग 15 से 20% तक पानी मिलाया जाता है। जितना हम इसमें सीमेंट मिलाएंगे उस सीमेंट के भार के अनुसार उसमें हम पानी मिलाते हैं। और फिर बात आती है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट का रासायनिक संगठन क्या होता है। सीमेंट उत्पादन में प्रयोग होने वाले पत्थर को निम्नलिखित ठीक अनुपात में होना चाहिए। इसमें एक कैल्सियस स्टोन होता है, कैल्सियस मटेरियल और आर्गिलिसियस मटेरियल और सिलिसियस मटेरियल होता है। कैल्सियस मटेरियल को चूनामय पदार्थ कहते हैं जिसमें चूने के उचित अनुपात में मात्रा होनी चाहिए। सिलिसियस मतलब सिलिका की मात्रा होनी चाहिए। आर्गिलिसियस मतलब मृतिका की मात्रा उसमें उचित अनुपात में होनी चाहिए। कैल्शियम सिलिका और क्ले उसमें आर्गिलिसियस की मात्रा उचित अनुपात में होनी चाहिए। इससे जो कैल्शियस मटेरियल होता है, कैल्शियस मटेरियल में क्या होगा आपका लाइम होगा, चाक होगा और मरीन होगा। लाइम होगा, चाक होगा, मरीन होगा, सैल होगा। और जो आपका ये मटेरियल होता है सिलिसियस मटेरियल में क्या होगा, सिलिसियस मटेरियल में होगा आपका सिलिसियस मटेरियल में आपका सिलिका होगा। और आपका जो आर्गिलिसियस मटेरियल होगा उसमें क्ले होगा, मरीन होगा, सी होगा, सेल्स होगा, ये सब उसमें पार्ट आते हैं। तो सीमेंट को बनाने के लिए मेनली तीन कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, कैल्शियस मटेरियल, सिलिसियस मटेरियल, आर्गिलिसियस मटेरियल। अब बात आती है कि सीमेंट को किस प्रकार से बनाया जाता है। सीमेंट को बनाने के लिए मेनली 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, एक वेट मेथड, एक ड्राई मेथड। सीमेंट को बनाने के लिए जब गीली विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसे गीली विधि या वेट मेथड कहते हैं। और सीमेंट को बनाने के लिए जब सूखी उसकी पिसाई करके क्लिंकर बना करके किए जाते हैं तो उसे ड्राई मेथड कहते हैं। अब फिर यहाँ पर देख लेते हैं कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ओपीसी कॉम्पैक्शन। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लाइम जो चूने में मिलाया जाता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CeO। और इसका परसेंटेज जो होता है सीमेंट में वो 62% से 67% तक होता है। और इसमें क्या होता है, सिलिका क्या होता है, सिलिका जो है आपका इंक्रीज सेटिंग टाइम, उसका जो सेटिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज़ करता है। और इसका जो फार्मूला होता है SiO2 होता है। और यह 17 से 25% होता है। एल्यूमिना जो होता है क्विक सेटिंग होता है। अगर एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह जल्दी शीघ्र जमने लगता है, मतलब शीघ्र जमने का गुण होता है उसमें। सीमेंट जो होगी आपको शीघ्र जमने का गुण उसमें डेवलप हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है Al2O3 होता है। और यह 3 से 8% तक होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है, इसको जिप्सम भी कहते हैं। या इंक्रीजिंग सेटिंग जो इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज़ करता है। मतलब जैसे कि अगर आप उसमें जिप्सम नहीं मिलाते हैं तो आपका जो सीमेंट होगा वह शीघ्र जमने लगेगा। इसका फार्मूला होता है CeO। और इसका जो परसेंटेज होता है 3 से 4% होता है। फिर बात आती है आयरन मैग्नीशिया की उपस्थिति के कारण इसमें अलॉज होता है। और इसका फार्मूला होता है MgO। ये 1 से 3% तक होता है। सल्फ़र क्या होता है, ये वॉल्यूम चेंज होता है। इसकी उपस्थिति के कारण इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और इसका जो सिंबल होता है वो यस होता है। और इसका जो परसेंटेज होता है वो 1 से 3% तक होता है। फिर बात आती है आपका एल्कलीज़ का मतलब होता है, इसमें जो होता है इसका एफ्लोरेंस उत्पन्न होता है। एफ्लोरेंस का मतलब होता है जैसे कि आप सीमेंट कंस्ट्रक्शन करके आप जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किए हैं तो उसमें जैसे ये आपकी दीवार बनी हुई है तो इस दीवार पे जैसे यहाँ पर दीवार बनी हुई है तो इस दीवार के कारण आपको यहाँ पर जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क किया आपने तो इस कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के पश्चात आपने यहाँ पर एक दीवार बनी हुई थी। इसमें जब एल्कलीज़ की मात्रा अधिक होगी तो इस पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऊपर की ओर भोले जैसे बन जाते हैं। इनको फोड़ने पर वह उसमें से बालू और उससे अन्य एग्रीगेट निकलने लगते हैं। तो
जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो ऊंचे फफोले पड़ने लगते हैं, ऊंचे ऊंचे उभर आते हैं, उभरा मटेरियल दिखने लगता है प्लास्टर के ऊपर, वो एल्कलीज के कारण होता है। इसलिए हम जो इस सीमेंट में होता है एल्कलीज की मात्रा को न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण उसमें जो होता है चूना, जो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसमें उसकी उपस्थिति होती है। और कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाने के पश्चात जब उसकी हम तराई करते हैं तो जो वाटर होता है उस चूने से रिएक्शन करके CaOH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रो बुझा हुआ चूना बनाता है। तो उस बुझे हुए चूने का जो आयतन होता है उसके आयतन में जो होता है वृद्धि होती है, जिससे आयतन में वृद्धि होने के कारण उस पर फफोले पड़ जाते हैं। इसलिए हमें एल्कलीज की मात्रा अधिक नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी हम जल को जो प्रयोग करते हैं उसमें भी एल्कलीज की मात्रा होती है, इसलिए हमें इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फिर बात आती है सीमेंट उत्पादन की निष्तापन विधि, कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट कैल्सिनेशन। सीमेंट उत्पादन की निष्तापन विधि है, एक कैल्शियम प्रोसेस होती है। इसको उपयुक्त पदार्थ परस्पर संयोजित होकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इसे बॉगस कंपाउंड कहते हैं। बॉगस कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसे निष्तापन क्रिया के द्वारा जिन इनिशियल मटेरियल को मिला करके उसका बनाया जाता है उसके बॉगस कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, और आपका क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये आपके जो फोर पार्ट हैं ये आपके पाए जाते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी जो परसेंटेज होता है 45 से 65% होता है, 15 से 35% होता है, 4 से 14% होता है। और इसका जो फार्मूला होता है C3S होता है, यहाँ पर C जो इंडिकेट करता है, C इज इंडिकेट इक्वल टू CaO एंड S इज इक्वल टू इंडिकेट सल्फर, तो यहाँ SiO2 SiO2 यहाँ पर दिया गया फार्मूला। फिर अगर इस बात आती है कि C2S तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट, और फिर बात आती है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। फिर बात करते हैं कि कैल्शियम फिर यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो फिर बात आती है कैल्शियम ट्राई सिलिकेट। यहाँ पर क्या होता है, इसकी उपस्थिति के कारण C3S हाइड्रेशन सीमेंट को पानी मिलाने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं इसका हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ इसी कंपाउंड के कारण आती है। इस क्रिया में काफ़ी ऊष्मा निकलती है। तो इस तरीके से हम जैसे इसकी उपस्थिति के कारण इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ जो होती है इसी कंपाउंड के कारण प्राप्त होती है। फिर इस कंपाउंड का केमिकल के प्रति प्रतिरोध कम होता है। जैसे कि कोई भी केमिकल उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका प्रतिरोध, जैसे कि कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग और पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, स्पीडी कंस्ट्रक्शन। जैसे आपको कहीं भी कोई बहुत जल्दी वर्क करना है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, उसको इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है उस सीमेंट में। फिर बात आती है आपकी डाई कैल्शियम सिलिकेट में क्या होता है, चीज़ का फार्मूला आता है C2S3। इसमें जैसे ही हाइड्रेशन और हार्डनिंग धीरे धीरे होता है तो लंबे समय तक चलता रहता है। हाइड्रेशन और हार्डनिंग जो होता है इस प्रक्रिया के द्वारा काफ़ी धीरे धीरे और लॉन्ग समय तक होता है। कंक्रीट की जो फाइनल जो स्ट्रेंथ होती है इसी कंपाउंड के कारण होती है। कंक्रीट की फाइनल स्ट्रेंथ जो होती है उसी के कारण होती है। और विभिन्न केमिकल के प्रति इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है। जैसे कोई भी केमिकल होता है उसका प्रतिरोध भी ये करता है, काफ़ी समय तक रेजिस्ट करता है। और इसको बनाने के लिए डैम, हाइड्रोलिक्स ब्रिज, स्ट्रक्चर ब्रिज आदि बनाने में क्या करते हैं, इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड में C3A2 यह एक तीव्र क्रियाकारी फास्ट ट्रेडिंग कंपाउंड है। सीमेंट की इनिशियल सेटिंग इसी कारण से आती है। इस क्रिया में काफ़ी ऊष्मा निकलती है। कंपाउंड की क्रिया को स्लो करने के लिए जिप्सम लगता है। जैसे कि कोई भी क्रिया होती है उसको कंट्रोल में रखना के लिए हम उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं ताकि वह क्रिया हमारे कंट्रोल में होती है। अगर हम उसमें ऐसे पदार्थ ना मिलाएं
तो वह क्रिया हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं